सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इसमें पहला प्रश्न आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में आधिकारिक तौर पर कौन शामिल हो गया है। तो सही उत्तर होगा नेपाल। पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात करते हैं, जिसका उद्देश्य है दुनिया के 7 बड़े बिग कैट्स का कंजर्वेशन करना, संरक्षण करना। कौन कौन से हैं वो 7 बड़े बिग कैट? टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जगुआर और चीता। और आपको याद हो तो इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2023 को मैसूर कर्नाटक में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पर लॉन्च किया था। और इसके हेड बनाए गए थे हमारे जो पर्यावरण मंत्री हैं डॉक्टर भूपेंद्र यादव। और इसका मुख्यालय भी भारत में स्थापित किया जाएगा, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और अभी नेपाल को इसका नया मेंबर बनाया गया है, तो ये आपको याद रखना है। बाकी नेपाल के स्टैटिक बताता हूँ, फिर कुछ इस तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊंगा जहां पे हम देखेंगे अभी किन किन संस्थाओं में, किन किन ऑर्गेनाइजेशन में नए सदस्य बने थे। जैसे कि पहले नेपाल देखो, ये रहा मैप में नेपाल। कैपिटल काठमांडू हो गई, करेंसी नेपाली रुपया, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली। अभी लेटेस्ट नेपाल किस कारण से चर्चा में था? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित कर दिया था। बाकी अब ये देखो, इन सब में अभी जो लेटेस्ट नए मेंबर बने थे वो मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे G20 में अफ्रीकन यूनियन बना था लेटेस्ट मेंबर, जिसका मुख्यालय अदिस अबाबा इथोपिया में है। और ब्रिक्स में लेटेस्ट मेंबर इंडोनेशिया बना 10वां मेंबर। आसियान का लेटेस्ट 11वां सदस्य बना था ईस्ट तिमोर, यानी कि तिमोर लेस्ते बोल दो। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 10वां सदस्य बना अभी बेलारूस। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में अब 191 मेंबर हो चुके हैं। अभी 2024 में ही नया सदस्य बना था कौन? लिंक्टेनस्टाइन, ये कंट्री है याद रखना, जिसकी कैपिटल होती है वादूज। वर्ल्ड बैंक में 189 है और लेटेस्ट है नाउरू। और यूनाइटेड नेशन में 193 है, लेटेस्ट है साउथ सुडान। नाटो में भी 32वां सदस्य बना था स्वीडन। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें 100th नंबर का पराग्वे बना था। 99th नंबर का स्पेन और 101वां नेपाल बना था। ये जरूर याद रखना है ना, 99, 100 और 101 का। वैसे अभी लेटेस्ट हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, इसका 107वां नंबर का सदस्य देश बना था। चलो ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है, कौन सा बना था ये आप बताना। बाकी और उसी तरह से यूरो करेंसी को अपनाने वाला अभी 20वां देश क्रोएशिया है। वैसे अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था 21वां देश भी बन गया है यूरो करेंसी को अपनाने वाला। कौन सा है वो बुल्गारिया है। ठीक है, अभी ये 10 प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक में किसे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे राजीव रंजन को। तो ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में अभी आरबीआई के जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पूर्व सदस्य, या यूं कहूं कि आरबीआई के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं राजीव रंजन, और इन्हीं को अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अच्छा और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ये ध्यान में रखना। और आपको याद भी होगा कल वाली क्लास में हमने पढ़ा भी था कि अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के नए सदस्य बन गए हैं इंद्रनील भट्टाचार्य, और उन्होंने राजीव रंजन का ही स्थान लिया था। ये शब्द मैंने आपको बोले थे, तो ये वही राजीव रंजन है जो अब हम पढ़ रहे हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक में, ये वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। देखो पहले न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, फिर कुछ अपॉइंटमेंट्स हम लेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसको ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी, जब ब्राजील के फोर्टालिजा में छठे ब्रिक्स समिट के दौरान समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। और बैंक ने 2015 में कार्य करना शुरू किया था। मुख्यालय शंघाई चाइना में है। इसके अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ हैं जो ब्राजील से हैं। और इसमें अगर लेटेस्ट मेंबर की अगर आप बात करोगे तो वैसे तो टोटल 11 मेंबर हो चुके हैं, और लेटेस्ट देखोगे तो 10वां कोलंबिया बना था और 11वां उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये तो बात हो गई न्यू डेवलपमेंट बैंक की। बाकी अपॉइंटमेंट मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि बार्क इंडिया के अध्यक्ष कौन बने? गौरव बनर्जी। बार्क मतलब हो गया यहाँ पे ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। और अभी दिल्ली पुलिस कमिश्नर बने थे सतीश कुलचा। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के अध्यक्ष अजय सिंह बने लगातार तीसरी बार। भारत में अमेरिकी राजदूत एम्बेसडर बने सर्जियो गौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उपराष्ट्र सलाहकार डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने अनीश दयाल सिंह। फसाई के सीईओ रजित पुन्हानी। एरडाई के नए अध्यक्ष अजय सेठ। सनसेट टीवी के सीईओ उत्पल कुमार। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक संजय सिंघल और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष अभिजात सेठ बने थे। सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, लेटेस्ट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का आयोजन ये कहां पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। एक्चुअली में अभी दिल्ली विधानसभा में अखिल भारतीय स्पीकर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर कौन? अमित शाह, इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की।
अभी 24 और 25 तारीख को इसका आयोजन हुआ, 24-25 अगस्त को। और 24 तारीख को ही इसका आयोजन क्यों किया गया या इसका आयोजन क्यों हुआ, अगर इसकी बात कर लें तो विट्ठल भाई पटेल जी, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे, तो वे केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष थे। और अभी इसकी 100वीं वर्षगांठ पूरे होने के उपलक्ष्य में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो मैंने आपको बता दिया इसका आयोजन क्यों किया गया। और आपको यहाँ से एक और स्टैटिक प्रश्न तैयार हो गया कि केंद्रीय विधानसभा में पहले भारतीय निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। अच्छा, इसी मौके पर विधानसभा में विट्ठल भाई पटेल की गौरव गाथा नाम से एक उनकी जीवनी पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। और इसमें विधानसभा के जो भी अध्यक्ष, जो भी उपाध्यक्ष हैं और जहाँ जहाँ पे विधान परिषद है, वहाँ के सभापति और उप सभापतियों ने इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। अच्छा, यूं बताओ कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो याद रखना 6 में है। ये तो आप सबको पता है, 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। और ट्रिक भी आपको पता होगी, सबको पता है, तू भी मजा कर, जिससे 6 राज्य आपके सामने आ जाएंगे। टी मतलब तेलंगाना, यू मतलब यूपी, भी से बिहार, मजे में महाराष्ट्र और ऐसे आंध्र प्रदेश, और कर से हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, ये तो ऑब्वियसली सब बच्चे को पता होता है, तो मैंने कुछ नया नहीं बताया। अब मैं आपको एक काम करता हूँ, सम्मेलन वाला प्रश्न है तो सम्मेलन से ही बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न रिवाइज करवाता हूँ। देखो, जैसे अगर पूछे ग्लेशियर के संरक्षण पर भी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था दुशानबे तजाकिस्तान में। और अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अभी 81वीं वार्षिक बैठक हुई नई दिल्ली में। 22वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन, जिसे सांग्री-ला वार्ता कहते हैं, अभी सिंगापुर में हुआ। और चुनावी अखंडता पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट हुआ नई दिल्ली में। और तीसरा संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन फ्रांस के नीस में हुआ, और इसकी मेजबानी संयुक्त रूप से फ्रांस और कोस्टा रिका ने की। अब जो अगला होगा, चौथा संस्करण 2028 में, वो चीन और दक्षिण कोरिया की सह मेजबानी में होगा। जलवायु शिखर सम्मेलन बॉन जर्मनी में। अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, ये नैरोबी केन्या में। और पहली बार अभी ये सम्मेलन किसी अफ्रीकी देश में हुआ, तो इंपॉर्टेंट हो गया। प्राक्कलन समितियों एस्टिमेट कमेटी का भी राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में हुआ। और इंडियन कंजर्वेशन कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन अभी देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, तो ये 11 यहाँ से इंपॉर्टेंट समिट्स सम्मेलन हमने रिवाइज किए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रैंकिंग में कौन सा शहर टॉप पर रहा? तो आंसर होगा ज्यूरिख। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 की। इसको जारी किया आईएमडी ने, मतलब इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने। और इसमें क्या बताया गया? तो इसमें शहर की संरचना यानी कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ के निवासियों को उपलब्ध तकनीकी समाधानों, सेवाओं के आधार पर यह रैंकिंग दी गई है। और इसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड का ज्यूरिख, और दूसरे पे नॉर्वे का ओस्लो, तीसरे पे स्विट्जरलैंड का जेनेवा रहा है। तो टॉप 3 मैंने आपको बता दिया कौन कौन से शहर हैं, ज्यूरिख, ओस्लो और जेनेवा। भारत में बात करोगे तो भारत में टॉप पर है दिल्ली, जो इस पूरी लिस्ट में 104 स्थान पर है। बाकी और भी है, मुंबई, हैदराबाद, बंगलुरु, लेकिन टॉप वाला अगर देखोगे तो दिल्ली है, लेकिन पूरी लिस्ट में ये 104 स्थान पर है। अब एक तरह से रैंकिंग इंडेक्स वाला प्रश्न है, तो अभी कुछ लेटेस्ट वाली रैंकिंग है, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। जैसे कि अभी हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स आया था, उसमें भारत तीसरे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका है। मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस इवोल्यूशन इंडेक्स, इसको हमारे पर्यावरण मंत्रालय ने जारी किया, इसमें टॉपर केरल है। ग्रीन इंडेक्स 2022 आया था, इसमें भारत चौथे स्थान पर है, टॉप पे स्लोवाक गणराज्य है। उसके अलावा नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पर है? तो हन हथियाल, ये मिजोरम का है, नीति आयोग ने जारी किया, तो इंपॉर्टेंट रहेगा। और भारत की रैंक क्या है दुनिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के मामले में? तो तीसरे स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है, फिर चाइना, फिर भारत। और आपको पता है 2024 में भारत में अंगदान के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है? तो तेलंगाना, हमेशा ज़्यादातर यही रहता है। ग्लोबल एआईसीटी इंडेक्स आया था, इसमें टॉप पर सिंगापुर है, और भारत में टॉप पर बंगलुरु है, लेकिन बंगलुरु पूरी लिस्ट में 26वें स्थान पर है। जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक आया था, पहली बार ये जारी हुआ, और इसको आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने मिलकर जारी किया है। इसमें टॉप पर पटना जिला रहा है, जो कि बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स आया था, इसमें भारत 41 पे है, टॉप पर स्विट्जरलैंड रहा है। और देखो, इसको भी इसी संस्था ने जारी किया, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने, जो आज हमने पढ़ा है स्मार्ट सिटी इंडेक्स, उसको भी आईएमडी ने जारी किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। ये अगला देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं
कि अभी हाल ही में क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा सुंदरबन टाइगर रिजर्व। तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व ये पश्चिम बंगाल में है और अभी इसमें दक्षिण 24 परगना जिले की 3 रेंज मतला, रेतिगी और रामगंगा, इन तीनों का मिलाकर के यानी कि 1044.68 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र को और इसमें जोड़ दिया गया है। और इसके बाद अब सुंदरबन टाइगर रिजर्व 3629.57 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बन गया है। यह क्षेत्रफल आपको याद नहीं रखना है, वो तो मैं एक डेटा के तौर पे आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आपको तो इतना सा याद रखना है कि अभी भारत का दूसरा सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया? तो सुंदरबन टाइगर रिजर्व बन गया, जो पश्चिम बंगाल में है। बस इतना आपको याद रखना है। ये अभी तक आप देखोगे भारत का 7वां सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व था, लेकिन अब दूसरा सबसे बड़ा हो गया है। और अगर पूछना चाहोगे कि भारत का फिर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है भाई, तो वो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। अभी लेटेस्ट डेटा आया था, उसके हिसाब से सुंदरबन टाइगर रिजर्व में 101 बाघ पाए गए थे। और टाइगर से ही संबंधित चलो कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ कि और टाइगर से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनते हैं आपके। तो एक तो याद रखना 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे मनाया जाता है और भारत में भी लेटेस्ट 58 टाइगर रिजर्व्स हो चुके हैं। तो 58th नंबर का ही बात करें तो ये बना था माधव टाइगर रिजर्व, जो कि मध्य प्रदेश का है। उससे पहले 57th रातापानी टाइगर रिजर्व, वो भी मध्य प्रदेश का था। पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो उत्तराखंड में है, 1973 में बना था। और भारत में सबसे ज्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में ही आपको मिलेंगे 785। और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? 1973 में। और देखो आज ही मैंने प्रश्न आपको बताया था ना, हमारे जो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, इनको अभी बिग कैट अलायंस का पहला हेड बनाया गया था। भारत में टोटल बिग कैट्स कितनी है? 3682। ये भी एक डेटा है, डेटा वाले प्रश्न है सारे। और एक प्रश्न ये भी देखो कि अभी हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र ये तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर जिले के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में स्थापित किया। और बाघ घनत्व के मामले में दुनिया में पहले 3 स्थान किन्हें चुना गया? बांदीपुर टाइगर रिजर्व को, जो कर्नाटक में है। फिर दूसरे और तीसरे पे है जिम कॉर्बेट और काजीरंगा। उसके अलावा ये पॉइंट और याद रखना कि भारत का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहां पर खुलेगा? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांकला को कहते हैं। बाकी सब मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। टाइगर से बनने वाले ये सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके हो गए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत का पहला फिनटेक हब, जिसको बोला है IGFTCH, ये कहां पर लॉन्च हुआ? तो आंसर इसका हो जाएगा उड़ीसा में। तो इसकी फुल फॉर्म देखो पहले, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटीग्रेटेड ग्लोबल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कैपेसिटी हब। और अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी जी, इन्होंने भुवनेश्वर में ये भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH को लॉन्च किया है। लॉन्च करने का उद्देश्य भुवनेश्वर को भारत के उभरते नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इनोवेशन इकोसिस्टम में एक उभरते हुए केंद्र के रूप में स्थापित करना। और इसके लिए ग्लोबल फाइनेंस और टेक्नोलॉजी नेटवर्क की सहायता ली जाएगी, जिसका मुख्यालय सिंगापुर में है। ये पॉइंट भी ध्यान में रखना। और एक लाइन में अगर पूरी बात मैं आपको बताऊं तो भुवनेश्वर को फिनटेक यानी कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। और हाँ, ये पॉइंट भी याद रखना कि इसे भारत नेत्र पहल के तहत अभी लॉन्च किया गया है। प्रश्न यही है ना कि भारत का पहला फिनटेक हब IGFTCH को कहां पर लॉन्च किया गया? भुवनेश्वर में। किस पहल के तहत, किस इनिशिएटिव के तहत पूछ ले तो भारत नेत्र पहल के तहत ये प्रश्न बन जाएगा। अब बात उड़ीसा की है तो उड़ीसा लेकर के चलते हैं आपको। ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई और मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। राजकीय पशु सांबर डियर हो गया, पक्षी इंडियन रोलर, वृक्ष है पीपल का, पुष्प है अशोक का। भितरकनिका नेशनल पार्क है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है। हीराकुड बांध है यहाँ पे महानदी पे, इंद्रावती बांध है इंद्रावती नदी पे। अब्दुल कलाम द्वीप, जिसे पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जानते थे, यहाँ का क्लासिकल डांस ओडिसी हो गया, क्लासिकल लैंग्वेज उड़िया हो गई। कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहते हैं, जगन्नाथ मंदिर जिसे व्हाइट पैगोडा भी कहते हैं। कुछ फेस्टिवल्स की बात करें तो नुआखाई महोत्सव हो गया, रजा पर्व हो गया, बाली यात्रा हो गया, कोणार्क नृत्य महोत्सव हो गया, छऊ महोत्सव हो गया, बोईता बंदना महोत्सव हो गया, शीतल षष्ठी पर्व हो गया, धनु यात्रा उत्सव हो गया। कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न आप देखो उड़ीसा से तो शक्ति श्री कार्यक्रम कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन गुड गवर्नेंस प्रैक्टिस यानी कि सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ भी भुवनेश्वर में। उड़ीसा का कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 ये जो हमारे एजुकेशन मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इनको दिया गया। उड़ीसा के भितरकनिका नेशनल पार्क में क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट शुरू हुआ और उड़ीसा के हैंडलूम का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था माधुरी दीक्षित को। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली ये कहां पर शुरू होगी? तो आंसर इसका हो जाएगा वाराणसी में। और अगर आप 2023 से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं मेरे साथ या कहीं पर भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा। ये बात है मार्च 2023 की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। तब तो हमने इसे बहुत बार रिवाइज किया था कि ये देश की पहली शहरी रोपवे परिवहन शुरू होगा वाराणसी में। लेकिन तब की बात थी, आज 2025 में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अब ये बनकर तैयार हो चुका है और अब इसका ट्रायल चल रहा है। जल्दी से शुरू भी कर दिया जाएगा, पब्लिकली खोल दिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली, फर्स्ट अर्बन रोपवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये वाराणसी में शुरू होगा। ये काशी रोपवे के नाम से जाना जाएगा। और इसमें आप देखोगे जो ऊपर डब्बे होते हैं, रोपवे मतलब रस्सी पे जो ऐसे डब्बे लटक करके चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, तो वो केबिन होते हैं, केबिन बोलेंगे उनको। तो यहाँ पे 148 केबिन होंगे। और ये केबिन कितनी दूरी तय करेंगे? 3.75 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। मतलब हवा में तैर करके आप इतना दूर जाओगे, मात्र 15 मिनट में पहुंच जाओगे। मतलब इतनी दूरी 15 मिनट में तय कर लोगे। ये बनारस कैंट स्टेशन को गोदलिया चौक से जोड़ेगा। और क्यों शुरू कर रहे हैं, उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य है भीड़ भाड़ को कम करना, यात्रा के समय को बचाना और शहरी निवासियों और पर्यटकों के लिए यात्रा को आसान बनाना। और एक पॉइंट और ध्यान रख लेना, थोड़ा डीप में अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले कि भैया इसे किसकी सहायता से, किस देश की इसमें सहायता ली जा रही है, तो आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। एक्चुअली में स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है बार्थोलेट, तो उसकी टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है, मैंने हर तरह से आपको बता दिया। अब यहाँ पे वाराणसी से ही कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना, देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय ये आपको मिलेगा वाराणसी में। पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ हुआ था वाराणसी में ही। विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो ये वाराणसी में हुआ। काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में। वन वर्ल्ड टीबी समिट हुआ था वाराणसी में। और विश्व की सबसे लंबी क्रूज यात्रा आपको याद है, ये वाराणसी और डिब्रूगढ़ के बीच में शुरू हुई थी, गंगा विलास उसका नाम था। और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की पहली कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल भी वाराणसी बनी थी। और ये रोपवे वाला मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर संपूर्णानंद इंटरनेशनल स्टेडियम का उद्घाटन किया था। कहां पर? वाराणसी में ही, वाराणसी के सिगरा में। और इसका नाम उत्तर प्रदेश के दूसरे मुख्यमंत्री संपूर्णानंद के नाम पे रखा गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में पुतलों की परेड, जिसको कहेंगे मारबत महोत्सव, ये कहां पर मनाया गया या कहां पर आयोजित किया गया? तो आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। तो पुतलों की परेड वाला ये एक मारबत उत्सव है, ये महाराष्ट्र के नागपुर शहर में अभी आयोजित हुआ। ये एक सदियों पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है। इसका आयोजन भाद्रपद माह में होता है और यहाँ पर बड़े बड़े पुतले बनाए जाते हैं, फिर उनका जुलूस निकाला जाता है। और इस तरह से ये बड़े बड़े पुतले बना करके उनका जुलूस निकालना, ये सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर तीखी टिप्पणियों को दर्शाता है। मतलब जो चीजें अभी राजनीति में या किसी सामाजिक कारण से अगर चर्चा में है तो उन पर ये पुतले बनाते हैं। और ऐसा करने का उद्देश्य समाज को नकारात्मक और बुरे प्रभावों से मुक्त करना, सद्भाव और कल्याण को बढ़ावा देना। अभी जैसे इस महोत्सव में आप देखोगे तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी पुतला बनाया गया और बड़ा वो आकर्षण का केंद्र रहा। और उन्हीं का पुतला क्यों बनाया? क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप बहुत चर्चा में है। उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, तो पुतले लगा करके और पोस्टर लगा करके उनका विरोध किया गया इसके माध्यम से। तो याद रखना, ये मारबत महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, महोत्सव, उत्सव मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, देखो जो भी न्यूज में थे। जैसे कि अगर बात करते हैं, जदिया स्वामी फेस्टिवल तमिलनाडु में मनाया जाता है बड़गा समुदाय के द्वारा। और पर्पल फेस्ट 2025 तीसरा एडिशन अभी नई दिल्ली में हुआ था इसका। और शिग्मो महोत्सव ये गोवा में हुआ, 15 दिनों तक चला। भारत रंग महोत्सव नई दिल्ली में हुआ, ये विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच महोत्सव है। थाईपुसम त्योहार होता है तमिलनाडु में। खुबानी ब्लॉसम फेस्टिवल लद्दाख में। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय में। विशु त्योहार केरल में। नेशनल ट्राइबल यूथ फेस्टिवल मिजोरम में। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर में। सरहुल फेस्टिवल झारखंड। यात्रा उत्सव त्रिपुरा। गरिया पूजा महोत्सव त्रिपुरा। त्रिशूर पुरम उत्सव केरल। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव, इसका आयोजन अभी हुआ उत्तराखंड के देहरादून में। ठीक है, यहाँ पे 16 महोत्सव मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में ऑपरेशन संस्कार किसने शुरू किया है? तो आंसर होगा राजस्थान ने। तो अभी राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार को शुरू किया है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अभी ये शुरू हुआ। शुरू करने का उद्देश्य क्या है?
तो जो बाइकर गैंग्स होते हैं उनकी गुंडागर्दी को खत्म करना। आप देख रहे होंगे आजकल ज्यादातर युवा इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पर रील बना बना करके डालते हैं, रोड पर तेजी से बाइक चलाते हैं, स्टंटबाजी करते हैं, भारी आवाज वाली गाड़ियां चलाते हैं, वो बुलेट में बट 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 करके चलाते हैं। तो वो तो अपनी मौज मस्ती कर रहे हैं, उनको लगता है वो स्टड है, हीरो हैं, लेकिन उनकी वजह से आम जनता को परेशानी होती है। कई बार उनकी तेज गाड़ी चलाने से, अचानक से आवाज करने से, तेज हॉर्न बजाने से जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो रोड पे चल रहे हैं, वो डर जाते हैं, वो गिर जाते हैं, उनको चोट लग जाती है। ये बाइकर तो निकल जाते हैं, बाकियों का बैलेंस बिगड़ जाता है, गंभीर एक्सीडेंट हो जाता है। उनका तो कुछ नहीं जाता, उनके तो रील बन जाती है। लेकिन दूसरा आम आदमी क्या सोचता हुआ जा रहा है, किस परिस्थिति में है, कैसे जा रहा है, उसका नुकसान हो जाता है। लेकिन उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी वो रील बन के जब यूट्यूब पे वगैरह पे डलती है, उन्हीं की तरह जो छपरी छपरी कहना सही रहेगा, उन्हीं की तरह छपरी जो लोग हैं वो उनकी रील्स को देखते हैं, कमेंट करते हैं, भाई और बनाओ इस तरह से, लाइक करते हैं, तो उनको और प्रोत्साहित करते हैं। वो उनको इसमें मजा आता है। और जैसे मैं एजुकेशनल कंटेंट बनाता हूँ, मेरा कंटेंट नहीं चलता यूट्यूब पे, मेरा कंटेंट नहीं देखते लोग, मेरे कंटेंट को लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे छपरियों के भर भर के लाइक व्यूज आते हैं, मिलियंस में जाते हैं। तो उनको इससे मनोबल बढ़ता है, उनको लगता है बस यही करना है अब जिंदगी में। फिर वो और सोचते हैं अब क्या करें, रास्ते में गाड़ी चलाएंगे, हथियार चलाते हुए जाएंगे, हथियार लहराते हुए जाएंगे, लड़कियों का पीछा करेंगे, खतरनाक स्टंट करेंगे। बाकी मैं क्या बताऊं, आप सभी जानते हो। तो बस इन्हीं सबको रोकने के लिए ये ऑपरेशन संस्कार अभी शुरू किया गया। कहां पर शुरू किया गया, इसकी शुरुआत की गई अभी राजस्थान के डूंग से, ये मेरे को आपको बताना है। बाकी ऑपरेशंस वाली बात है, कुछ इंपॉर्टेंट 2025 के सारे ऑपरेशंस मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगे मुझे वो मैं आपको बताता हूँ। लिखे हुए तो सारे आपके सामने है। जैसे कि ऑपरेशन इंद्रावती, हैती से भारतीयों को निकालने के चिल्ला है। और ऑपरेशन डेविल हंट याद रखो, बांग्लादेश ने हिंसा से निपटने के लिए चलाया था। ऑपरेशन ब्रह्मा याद रखना, म्यांमार में भूकंप पीड़ितों की मदद के लिए चलाया गया। ऑपरेशन हॉक याद रखना, सीबीआई ने चलाया था, ऑनलाइन बाल यौन शोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर आप जानते ही हो। उसके अलावा ऑपरेशन वेब स्पाइडर देख लो, यूक्रेन ने रूस पर गुप्त ड्रोन हमला किया था। एक ये वाले तीनों चारों एक साथ याद हो जाएंगे आपको। इसराइल ने ईरान पर जो हमला किया था उसके परमाणु स्थलों पर और सैन्य ठिकानों पर, उसे नाम दिया था ऑपरेशन राइजिंग लायन। फिर बदले में ईरान ने इसराइल पर हमला किया था, उसका नाम था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और फिर अमेरिका भी आ गया था इस बीच में, ईरान पर हमला किया था उसने, उसको नाम दिया ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। फिर ईरान ने उससे बदला लेने के लिए कतर में जो अमेरिकी एयरबेस है वहां पे हमला किया, उसको नाम दिया ऑपरेशन बशायर अल्फत। मतलब इसने उस पे, उसने इस पे, उसने इस पे, ऐसे करके हमले किए। तो इस तरह से ये 4 ऑपरेशन बन गए। लेकिन हमने क्या किया, ईरान से भारतीयों को निकाला हमने, इन सब की घिचपिच में भारतीय फंस गए थे, तो हमने चलाया ऑपरेशन सिंधु। ये ऑपरेशन सिंधु याद रखना। बाकी ऑपरेशन कालनेमी याद रखना, उत्तराखंड में शुरू किया था फर्जी संतों के खिलाफ। और ऑपरेशन अलर्ट देख लो, बीएसएफ ने राजस्थान में भारतीय पाकिस्तान सीमा पर इसको शुरू किया था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस मुझे लगे वो देख लो। बाकी सारे मैंने आपको दिखा दिए हैं, सारे आप रीड कर लें। कहाँ पर अपनी पीडीएफ आपको मिल जाती है, अपने टेलीग्राम चैनल पे। अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं फिर। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, डूरंड कप 2025 जीत लिया अभी नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। फिर पूछा मोदी जी के अभी उप राष्ट्र सुरक्षा सलाहकार बन गए हैं अनीश दयाल सिंह। और चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई ने कहा पर भारत में अपना पहला कार्यालय खोलने की घोषणा की नई दिल्ली में। और इंद्रनील भट्टाचार्य को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का नया सदस्य बनाया गया है। एमपीसी में टोटल सदस्य होते हैं 6। भारत को एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्था का अध्यक्ष चुना गया। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मलेशिया। समन्वय शक्ति अभ्यास अभी इसका आयोजन हुआ, कहां पर शुरू हुआ, असम में। अंतर्राष्ट्रीय दास्ता स्मरण दिवस मनाया गया 23 अगस्त को। फसाई के नए सीईओ बन गए हैं रजित पुन्हानी। किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया, चेतेश्वर पुजारा। 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने कौन सा पदक जीता, स्वर्ण पदक। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा तो देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर शुरू होगा, तो आंसर होगा मुंबई में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।